जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सदगुरु क्लासेस पे। मैं विष्णु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की हिंदी साहित्य की हिंदी गद्य की पहली क्लास है। और बेटा देखो लिखा है ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों को देखना है। जिस भी लेक्चर में अगर लिखा होगा साहित्यिक हिंदी, जिस भी लेक्चर में नहीं लिखा होगा उसका मतलब होगा हमें क्या लेके चलना है, उसमें हमको सामान्य हिंदी, उसमें सामान्य हिंदी के बच्चों को देखना है। तो फिर ठीक है, हम लोगों को पढ़ाई कौन सी है, हमने आपको डीपली बता दिया था। इसके पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था, वो जरूर वीडियो देख लें। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आता है कि गद्य क्या है, यही समझो। बहुत कंफ्यूजन रहता है गद्य पद्य में, तो गद्य है क्या। तो लिखा है छंद, ताल, लय व तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को क्या कहते हैं, गद्य। जिसमें से क्या ना हो, छंद ना हो, तुकबंदी ना हो, क्या ना हो, तुकबंदी, लय ना हो। मतलब किसी भी प्रकार का गाने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्या होना चाहिए, गायन वाली फीलिंग ना आए, या गायन जिसमें ना हो, तो वो क्या होता है, वो आपका गद्य होता है। इस रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द दो धातु से बना है। गद धातु के साथ यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, गद, इसकी ये लिखा है गद के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है, यत। इसके साथ यत प्रत्यय के जोड़ने से बनता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी संधि विच्छेद बताओ, गद्य का संधि विच्छेद। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गद्य, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है गद्य। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना। अब ये जो गद्य होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है बेटा अर्थ इसका, इसका अर्थ होता है बोलना। और इसके बाद गद्य बोलना और सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा। अब हम लोग बोलेंगे गायन की भाषा में तो बातचीत करेंगे नहीं कि हमें आपसे बात करनी है तो क्या हम गाना गा के बात करेंगे। अपनी बात को जैसे ही सिंपल सी बात, हम आपसे जो वार्तालाप अभी चल रही है, लोगों जो वीडियो बना इसमें क्या कह रहे हैं, गद्य में ही तो हमारा वीडियो बन रहा है। तो बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं, गद्य का ही प्रयोग किया जाता है सामान्यतः बोलचाल की भाषा में। और इसके बाद देखना है सब एक, फिर आता है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य की बात करते हैं। कि गद्य में लयात्मकता नहीं होती। अभी मैंने बताया था कि जो लय से मुक्त रचना है वो क्या कहलाएगी, जो लय से मुक्त रचना है वो गद्य कहलाती है। अब गय से मुक्त रचना गद्य कहलाएगी। तो पद्य में क्या होती है, सिंपल सी बात, अगर लय गद्य में नहीं है, लय इसमें क्या होगी, सिंपल सी बात, लय इसमें होगी और इसमें लय नहीं होगी। तो पद्य में लयात्मकता होती है, अर्थात हम इन्हें सुर के साथ गा सकते हैं। वही सुर जो चार सुर आए थे, सा रे गा मा पा धा नी, ये सारा गा मा पा धा नी सा। तो इसके बाद क्या होता है, गद्य का संबंध विचारों से होता है। अगला क्या है बेटा, कि गद्य का संबंध एक नंबर ये था। दूसरा क्या था, गद्य का संबंध विचारों से होता है। और पद्य का संबंध किससे होता है, मन के भाव, मन के भाव से क्या होता है, पद्य का संबंध होता है। तीसरी क्या है कि गद्य विधा के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक। देखो चाहे उपन्यास लिखा जाए, चाहे नाटक लिखा जाए, चाहे कोई कहानी लिखा जाए, ये सारे, चाहे संस्मरण लिखा जाए, ये सब क्या, आत्मकथा आ जाए, ये सब क्या होते हैं, ये पत्र, ये किसमें लिखे जाते हैं, ये गद्य में ही लिखे जाते हैं। जब सामान्य बोलचाल की भाषा है तो सामान्य बोलचाल की भाषा किसमें होती है, गद्य में होती है। और उपन्यास क्या होता है, उपन्यास होता है कि जो सामने वाले को ठीक ठाक तरीके से क्या आ जाए, बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ जाए। इसके बाद क्या, पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, गाना इत्यादि आते हैं। और इस जब लय होती है तो कविता, गाना आएंगे। गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गद्य में
अलंकार का प्रयोग नहीं होता है और पद्य में अलंकार का प्रयोग किया किया जाता है। इसके बाद क्या है कि गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है। आसान का मतलब होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको मतलब जो सुन ले उसको समझ में आ जाए। अब पद्य का मतलब हम कोई काव्य कहें, कोई कविता कहें, कोई क्या बोलते हैं दोहा कहें और सामने वालों को समझ में ना, दोहा के लिए उसको अर्थ समझाने की जरूरत पड़ती है और गद्य में ये गुण नहीं पाया जाता है। गद्य में पद्य गद्य की तुलना में पढ़ने में क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमें उसका अर्थ जानना चाहिए, हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, पद्य गद्य की तुलना में मुश्किल होता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज देख लेते हैं इसी में कि गद्य में जिसमें लय ना हो, तुकबंदी ना हो, ये क्या कहलाती है, गद्य में। और गद्य में हो क्या, और एक और इसमें कह सकते हैं इसमें अलंकार का प्रयोग ना हो। और होनी क्या चाहिए, सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल, या इसको कह सकते हैं जन भाषा। क्या कह सकते हैं बेटा, जन भाषा, ये होनी चाहिए। और पद्य में अलंकार होता है और थोड़ी जटिल होती है, किसकी तुलना में, गद्य की तुलना में थोड़ी जटिल होती है। और क्या होती है, इसमें क्या हो, कोई कविता हो, गीत हो, दोहा होनी चाहिए। क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या बताना पड़ता है, हमें इनका अर्थ अगर स्पष्ट है तो गद्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम लोगों का ये रुका। अगला क्या है बेटा, अगली अब देखिए हिंदी गद्य का विकास करते हैं, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। अगली क्या स्लाइड है कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, यहां से आपको ध्यान देना है। जो हमारे 12th के बच्चे हैं वो यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट कर दे। और एक अच्छी सी मैंने आपको कॉपी बनवाई थी, उस कॉपी में यहाँ से बेटा लिखना शुरू कर दो। क्या करोगे, लिखना शुरू कर दोगे। और हेडिंग, पहली हेडिंग क्या बनाओगे, हिंदी, क्योंकि फिर एक बात दिमाग में माइंड में कब में बेटा बैठा के चल लो, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का बराबर 5, या इसको यहाँ पे लिख लो तो मन में बिठा लो कि 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के, आपका आता है तो मन में ये बैठा के चलो। देखो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। भारतेंदु युग क्या कहते हैं, प्राचीन युग कहते हैं, जो क्या होता है 13वीं शताब्दी से 1868वीं शताब्दी। अब देखो सबसे पहली कंफ्यूजन रहता है कि शताब्दी का मतलब क्या होता है। तो बेटा शताब्दी का मतलब होता है, जैसे कह रहे हैं हम इस समय कौन शताब्दी चल रही है, इस समय चल रही 20वीं शताब्दी, सॉरी 21वीं से कौन शताब्दी चल रही है, जैसे 21वीं शताब्दी है, क्या है 21वीं शताब्दी है, और सन कौन सा चल रहा है 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है, तभी 2025 को क्या कहा जा रहा है, 21वीं शताब्दी कहा जा रहा है। और देखो एक आता है बेटा पूर्वार्ध, एक आता है उत्तरार्ध। क्या आता है, एक आता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। मतलब 1 से लेके 50 तक क्या कहलाता है, पूर्वार्ध, और 51 से लेके जो 100 तक आता है ये आपका क्या कहलाता है, उत्तरार्ध कहलाता है। अगर हम कह रहे हैं
कि पूर्वार्ध 13वीं शताब्दी का, अच्छा अगर हम कह रहे हैं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, क्या कह रहे हैं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो बेटा इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो बेटा पूर्वार्ध होता है एक, तो पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है सर, पहले, क्या होता है इसका मतलब पहले होता है, और उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, बाद का होता है। तो 1900 जैसे हम कह सकते हैं इस समय क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी का क्या चल रहा है, पूर्वार्ध चल रहा है, इसके बाद वाला क्या होगा, उत्तरार्ध चलेगा। तो इसके बाद वाला क्या चलेगा, उत्तरार्ध चलेगा। तो इसको हम तो ये देखिए बेटा पूर्व भारतीय युग अथवा प्राचीन युग कब चला, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला था। अब इसके बाद आता है भारतीय युग। भारतीय युग कब चला था, देखो ये क्या था, पूर्व भारतीय युग था, नाम तो लिखा है लेकिन था क्या, पूर्व भारतीय मतलब भारतीय युग से पहले का युग। और इसके बाद क्या था भारतीय युग, तो भारतीय युग किसका चला, 1868 ईस्वी से 1900 तक कौन सा चला था, भारतीय युग चला था। फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग, कौन सा युग आता है, द्विवेदी। और ये द्विवेदी जी कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। फिर याद रखना जो द्विवेदी युग का नामकरण होता है बेटा, वो क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण, एक देखो दो द्विवेदी है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो जो ये द्विवेदी युग चला था वो किसके नाम पे था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे चला था, हजारी प्रसाद ने। देखो ये नाम, जो युगों का नाम होता है ये व्यक्ति के हिसाब से भी चलते हैं। कैसे, जैसे आज के समय की हम बात बताएं कि आज के समय के प्रसिद्ध कवि कौन है, जैसे हम मान लो गोपाल दास नीरज है, कुछ समय पहले अब थे, अब तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। गोपाल दास नीरज थे तो उनके हिसाब से भी कुछ समय बाद चल सकता है नीरज युग। या सब एक बढ़िया बेस्ट एग्जांपल बताएं, कुमार विश्वास, जैसे आज के समय के फेवरेट कवि कुमार विश्वास है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि इनके नाम पर भी एक युग चल सकता है, कुमार विश्वास युग। तो उसी हिसाब से क्या था, द्विवेदी युग। और क्या था, शुक्ल युग, छायावादी युग। शुक्ल युग कौन सा था, छायावादी युग। छायावादी क्या था, 1922 से 1938 युग। कहा जाता है कि छायावादी युग में शुक्ल जी ने कहा है कि कर्मंद की छायावादी एक हरा भरा पौधा था और शुक्ल जी ने उस पर हाथ रख दिया तो वो ठूंठ हो गया था। किसके बारे में कहा था, छायावादी युग के बारे में कहा था। इसके बाद तो शुक्लोत्तर, उत्तर मतलब बाद में, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर। इसी छायावाद, देखो शुक्ल युग को छायावाद युग कहते थे बेटा, और इसको बाद क्या आ गया, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग कब था, छायावादोत्तर युग मतलब इसके बाद का युग क्या था, 1938 से 1947 ईस्वी तक। फिर क्या था, स्वातंत्र्योत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 से अब तक। अब देखो एक बात और बताएं, एक युग का जानकारी ऐसी मिलती है कि जो काशी नागरी प्रचारणी है, काशी नागरी सभा, काशी या इसको नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है, काशी, इसने भी नामकरण किया था। और यह नामकरण सर्वमान्य क्या है, सर्वमान्य। आधुनिक काल का नामकरण कैसे हुआ था, सबसे जैसे भारतेंदु युग आया था, कौन सा युग आया था, भारतेंदु युग। फिर आया था द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, भारतीय युग कब था, 1850 से 1900 ईस्वी। एक बात याद रखना, एक होता है विक्रमी संवत, ये भी रचना कहीं के लिखी होती है, क्या लिखी थी, विक्रमी संवत, तो उसमें कंफ्यूजन मत रहना। द्विवेदी युग कब चला था, 1900 से 1918 ईस्वी। और ये कब था 1918 से 1947
1936। फिर एक था 1936 से 1943 ईस्वी। फिर एक था 1943 से 1952 ईस्वी। छायावादी के बाद आ गई थी प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी के बाद था आपका प्रयोगवादी युग। छायावादी और फिर इसका चला था नई कविता, साठोत्तरी कविता, ऐसी कविताएं चलने लगी, कविता वाला युग। तो भारतीय युग कब चला? 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900। और किसके नाम पे था ये याद रखना, ये कौन से थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक बात और याद रखना बेटा कि जो प्रगतिवादी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रलेस से हुई थी। किससे हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी प्रलेस के, प्रलेस। और इस प्रलेस का क्या मतलब था? प्रगतिवादी लेखक संघ। प्रगतिवादी लेखक संघ प्रलेस से हुई थी। किसकी? प्रगतिवादी की स्थापना। और इसके बाद विक्रम संवत क्या बोले? भारतीय युग 1850 से 1900, द्विवेदी 1900 से 1918, छायावादी को 1918 से 1936, प्रगतिवादी बस 1936 से 1943, प्रयोगवादी 1943 से 1952, फिर 52 से 60 तक चला था। क्या बोलते? साठोत्तरी कविता, नई कविता, ये कविता चलने लगी। इतना आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इसके बाद अगला क्या था? अब हम लोगों को ये देखना है कि प्रथम बोली ये देखेंगे। देखो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। देखो बेटा एक बात और सुनो कि गद्य को में जैसे कौन कौन से आते हैं? गद्य में आपका एक निबंध होगा। क्या होगा? निबंध होगा, कहानी होगी, उपन्यास होगा, आत्मकथा होगी, रेखा चित्र भी हो सकते हैं, संस्मरण भी हो सकते हैं। इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक। और इसको इसमें जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब देखो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? निबंध देख लेंगे। कौन कौन प्रभु निबंधकार थे? कब के? भारतीय युग के देखेंगे, भारतीय युग के निबंधकार। फिर द्विवेदी युग के देखेंगे, छायावादी देखेंगे। एक एक निबंध हम लोग बनाते चलेंगे, बनते लिखते चलेंगे। और जब ये करते चलेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हम लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले निबंध देखते हैं। क्या देखते हैं? निबंध। तो निबंध में देखो हमने लिखा है नंबर 1 का नंबर में भारतीय युग। सबसे पहले किसकी देखेंगे? भारतीय युग, भारतीय युग। अब भारतीय युग देखो लिखा है भारतीय युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखो बेटा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि अगर तुम्हें उस युग की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं पता है तो आप उस युग के बारे में जानकारी कर सकते हो। तो उसका क्या बोलते हैं, उसका ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। शुरुआत क्या है? देखो इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग्य विनोद। जैसे कि याद रखना एक रचना याद लगी मिश्र बंधु विनोद। किसकी रचना है? मिश्र बंधु की है, मिश्र बंधु विनोद। लिख लेना कहीं पे, मिश्र बंधु विनोद रचना किसकी है? मिश्र बंधु की है। हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं मिश्र बंधु। ये एक जगह लिख लेना, विनोद से याद आ गया हमें, ठीक है। अब देखो बेटा विषयों पर लिखा गया है। अगर कहीं इतिहास पे आ जाए, इतिहास पे लिखा हुआ नाटक कौन सा था? जैसे एक यही तो समझ लो भारत दुर्दशा। क्या लिखा था इसमें से? यही तो लिखते थे। और लिखा कब था कि जब भारत ये इतिहास 1873 के आसपास ये नाटक लिखा गया था, भारत दुर्दशा। ये आजादी क्या उस समय थी? उस समय ये बात थी कि भारत तो मान लो गुलाम था ही। जब भारत बेटा गुलाम था तो उसमें बात आ गई कि अब लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, तो कवियों को क्या था कि कवियों को अपनी बात भाई बतानी थी।
अब कवियों को अपनी बात बता के लोगों को जागरूक करना था। तो उस समय कवि क्या लिखते हैं कि सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और किसमें लिखते हैं? वो अपने नाटक था भारत दुर्दशा में लिखते हैं। एक पहेली भी लिखते हैं, बहुत प्रमुख पहेली है, पूछी भी जाती है। और देखो इनकी एक प्रमुख पहेली किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि भीतर भीतर सब धन चूसे, भीतर भीतर सब धन चूसे, हंसी हंसी के तन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज। तब सखी उत्तर देती है साजन, तो हे सखी साजन नहीं अंग्रेज। कौन कहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं। फिर अगला क्या है? इस युग में राजनीति और समाज सुधार के निबंध अधिक लिखे गए। भाई देखो, राजनीति में और समाज सुधार के अंग लिखे गए। समय याद करो कब था? 18वीं शताब्दी। इनका समय कब था? एक बात पहले अपने दिमाग में ये बैठा के चलो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ये समय चला था, 1868। इस समय का समय याद करो कि कैसी स्थिति रही होगी। स्थिति के अनुसार भी कुछ नहीं। अब देखो, इस समय दो चीजों की आवश्यकता थी। हमें राजनीति की आवश्यकता थी कि राजनीति सही होनी चाहिए, और क्या सही होनी चाहिए? समाज सुधार होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज सुधार। अब देखो बेटा, यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो स्वतंत्रोत्तर युग है, अब इसमें क्या है? समाज में सुधार तो हो ही चुका है इसकी अपेक्षा, तो इसमें सबका पेट भरा हुआ है। तो थोड़ी मनोरंजन परक कविताएं हो सकती है, नहीं हो सकती है। थोड़ी मनोरंजन परक कविताएं कैसे होगी कि भाई अब इस समय इतनी दिक्कतें नहीं जितनी दिक्कतें उस समय थी। तो अगर आपको काल याद है, किसी काल का, युग का, तो उसके हिसाब से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस यही हम आपको कह रहे हैं कि उसके हिसाब से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या है? प्राय व्यंग्यात्मक शैली की। कौन सी शैली थी? व्यंग्यात्मक। अगर सारे कटु सत्य का वर्णन किया गया। अब भाई अगर कोई कह रहा है कि व्यंग्यात्मक शैली के सारे कटु सत्य, कौन सत्य कह रहा है? मतलब ऐसा सत्य जो लोगों को साफ साफ कर चुभ जाए, तो वह वो सत्य कौन सा होता है? कटु सत्य हो जाए। और अभी मैंने आपको एक पहली भी सुनाई है कि भीतर भीतर सब धन चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, हे सखी साजन। तो उत्तर देते हैं क्या? नहीं अंग्रेज। तो ये कैसा सत्य है? एक प्रकार से कटु सत्य है। और व्यंग्य ही तो किया जा रहा है। किसके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है? अंग्रेजों पर व्यंग्य किया जा रहा है, और अंग्रेज समझ भी रहे हैं। तो कैसा था? यही तो लिखा जाएगा। अगला क्या था? कहावतों और मुहावरों का अधिक प्रयोग हुआ है। कैसा प्रयोग हुआ है? कहावतों और मुहावरों का प्रयोग अधिक हो गया है। गंभीर विषयों को भी इस युग को लेखकों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली। गंभीर विषय क्या था? भारत का विषय गंभीर था, तो उन्होंने लिखा क्या? भारत दुर्दशा लिखा। तो गंभीर विषयों के भी इस युग के लेखक ने सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में क्या किया है? प्रस्तुत किया है। इनके निबंध शुष्क वैज्ञानिक नहीं वरन आदर्श साहित्यिक निबंध है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके निबंध शुष्क वैज्ञानिक ना होकर आदर्श साहित्य को व्यक्त करने वाले निबंध है? तो वो कौन सा युग है? वो भारतेंदु युग है। इन निबंधों में ज्ञानवर्धन और रसानुभूति की दोनों विद्यमान है। भाई रस तो मिलता ही है। अब भाई तो समझने, देखो पद में क्या होता है? पद में चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पद में आपको उन चीजों का अर्थ आपको क्लियर है, तो क्या होता है? तो आनंद तो आपको मिलता है। तभी तो कहा जाता है कविता में वो आनंद है। लेकिन कविता में आनंद किसको है? जो उसका अर्थ समझ रहा है। गद्य में आनंद तो सबको आता है, पद में आने के लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। तो लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? लोक प्रचलित। जैसे कि इसमें एक कवि, इसमें क्या बोलते हैं? भारत दुर्दशा में एक लेखक, एक क्या बोलते हैं? एक चरित्र का नाम ही भारत रख दिया कि हे भारत जागो भाई जागो, हे भारत जागो, उसका नाम ही भारत रख दिया गया है। ये समझिए, ऐसा नाटक है। अगला क्या है बेटा? प्रमुख रचनाकार देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र नंबर 1। सबसे प्रमुख रचनाकार कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। दूसरे कौन हुए? बालकृष्ण भट्ट हुए। तीसरे कौन हुए? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हुए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। चौथे कौन हुए? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त। कौन हुए? बाल मुकुंद गुप्त। राधाचरण गोस्वामी। कौन हुए? राधाचरण गोस्वामी। तो एक काम करिए, एक जगह लिख लीजिए, लिखिए तुरंत अभी आप साथ में लिखिए मेरे। पहले कवि कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, ठीक। दूसरे कवि कौन हुए? बालकृष्ण भट्ट। इसको जितनी बार लिखेंगे याद करने में आसानी रहेगी। बालकृष्ण भट्ट हुए। फिर कौन हुए?
प्रताप नारायण मिश्र हुए। प्रताप नारायण मिश्र हुए। इसके बाद कौन हुए? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हुए। राधाचरण गोस्वामी। एक और थे बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। हाँ, कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। तो याद रखना है कौन कौन से। ये क्या है? भारतेंदु के प्रसिद्ध कौन है? निबंधकार है। निबंधकार कौन कौन हुए? और ये लेखक भी कह सकते हैं इस काल। कौन कौन? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र नंबर 1 क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरी प्रताप नारायण मिश्र। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा का ये भाई आप लोग, तीसरा क्या है? बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट। चौथे कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। एक बार नीचे से, बाल मुकुंद गुप्त। इसका क्या बोलते हैं? राधाचरण गोस्वामी। इसके बाद राधाचरण गोस्वामी के बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर कौन है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, उदय शंकर क्या बोलते हैं? उदय शंकर कह रहे बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। आपको ये क्या करने हैं? याद करने हैं। अगला क्या है? इनके हमने फोटो लगा, देख लीजिए भाई भारत हरिश्चंद्र कैसे थे। अब अगर ये कवियों ने, पता है बेटा, कवियों ने लोगों को जगाए रखा है। उस समय जब भारत क्या था? गुलाम। क्या था भारत? जब गुलाम था तो कवियों ने जगाए रखा। क्योंकि एक बात बताएं, गुलामी में एक बात और है कि गुलामी जब होती है तो सिर्फ उसकी जमीन ही नहीं कैद होती बेटा, उसके सपने भी कैद होते हैं, है ना सर? उसके सपने भी कैद होते हैं। तो उस समय क्या था कि हमें सपनों को, लोगों को भी जगाए रखना था। जब लोगों को जगाए रखना था तो तब इन्होंने जगाए रखा। बातें हरिश्चंद्र हुए। और फिर कौन हुए? ये बालकृष्ण भट्ट। देखिए फोटो कहां से ली गई? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान कहां पे था? लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ पे। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम, इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? एक का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक की पत्रिका है हिंदी प्रदीप, एक का नाम है हिंदी प्रदीप, दूसरी का नाम है ब्राह्मण। एक का क्या नाम है? हिंदी प्रदीप बेटा, दूसरी का नाम। अब आपको कमेंट ये करके बताना है कि हिंदी प्रदीप किसमें थी, और हमें भी बता रहे हैं कि इन्हीं दोनों में किसी एक की है। हिंदी प्रदीप किसकी थी और ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे और जिसका सही उत्तर आएगा फिर इस पत्रिका के बारे में एक बहुत रोमांचक का एक प्रसंग बताएंगे जो आपको ठाके मार के जो आप हंसेंगे। ठीक, आपको बताना है। अगला क्या है बच्चा? अगला है सर प्रमुख निबंध देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? प्रबंध निबंध देखेंगे। निबंध में क्या है भैया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। तो कश्मीर कुसुम, पहला क्या था? कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, काल चक्र, जिसके है ना काल चक्र, बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, और वैष्णव वार्ता और भारतवर्ष। याद रखना भारतवर्ष निबंध किसके निबंध है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है। और देखो मिल भी गया। चलो, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका लिखी थी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की पत्रिका किसकी है? हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? तो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका कौन सी है? ब्राह्मण। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका कौन सी? हिंदी प्रदीप, इधर लिख लीजिए।
इसमें लिख लीजिए सबसे पहले। हाँ चलिए, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण क्या था ये, बालकृष्ण और ये क्या था, ये पत्रिका की देखो, ब्राह्मण पत्रिका में ये था, बात बताते हैं, ब्राह्मण पत्रिका में ये बात थी कि ब्राह्मण पत्रिका का पहले जो संपादन हुआ था कुछ दिन फ्री पत्रिका निकली गई थी, और ये पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका हो गई थी। तो पहले महीनों में 6 महीने में आती थी शायद, फिर महीने महीने फिर 3 त्रैमासिक हो गई, फिर मासिक हो गई, मासिक का मतलब जो महीने में आती हो, फिर पाक्षिक हो गई मतलब 15 दिनों में आने लगी थी। लेकिन भाई जब एक बात होती है, फ्री के लड्डू बट रहे हैं, फ्री के लड्डू सबको अच्छे लगते हैं, और जब वही लड्डू पैसे पड़ने लगते हैं तो फिर जब वो लड्डू फिर किसी को नहीं अच्छे लगते, फिर सोचता है वो कहीं इधर उधर से देखा जाए। तो क्या हुआ था, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पहले पढ़ रही थी, तो 8 महीने बाद ब्राह्मण पत्रिका पे प्रताप मिश्र जी लिखते हैं कि 8 मास बीते जजमान, 8 पहले पत्रिका में जैसे कि आप इस समय पत्रिका पेपर आता है तो पेपर में कुछ लिखा रहता है, हिंदी जागरण, दैनिक जागरण, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, तो पत्रिका में ऊपर लिखा था कि 8 मास बीते जजमान, ये नोट करना, आपको बता रहे हैं 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणादान, अब तो करो कुछ दक्षिणादान, मतलब भैया अब तो खरीदना शुरू कर दो पत्रिका, कब तक फ्री का आनंद लेते रहोगे। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणादान, ऐसी कविता, ऐसी पत्रिका थी। मजा आई कि नहीं आई? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई, अगला कि बद्रीनारायण प्रेमगन ने 2 पत्रों का संपादन किया। बद्रीनारायण प्रेमगन ने 2, देखो निबंधकार में, देखो ये जो भारतीय, हम लोग क्या देखेंगे, इनके निबंध, किसके, भारतीय हरिश्चंद्र के निबंध देखना है। नंबर 1 पहला निबंध क्या था, कुसुम कश्मीर कुसुम, दूसरा उदय पूर्वोदय, किसका था, उदय पूर्वोदय, कश्मीर कुसुम उदय पूर्वोदय। तीसरा क्या था, कालचक्र, कालचक्र किसका था, तीसरा कालचक्र किसका था, भागवत। चौथा क्या था, बादशाह दर्पण, किसका था, बादशाह दर्पण। पांचवा क्या, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। पांचवा क्या था, वैष्णव वार्ता। छठा क्या है, भारतवर्ष। तो कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में संविधान, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, और भारतवर्ष, वैष्णव वार्ता। भारतवर्ष, वैष्णव वार्ता, कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, बादशाह दर्पण, कालचक्र, और इसके बाद विचार सभा का अधिवेशन। और बद्रीनाथ चौधरी ने 2 पत्रों का संपादन, कौन कौन से, एक थी आनंद कादम्बनी और एक थी नागरी नीरद। आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। तो प्रेमगन के 2 कौन से, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। देखो इनकी क्या थी, 2 पत्र थे, ये क्या है, 2 पत्र हैं। इनके प्रभु निबंध है, निबंध क्या है, हिंदी भाषा का विकास, इंपॉर्टेंट निबंध है बेटा ये। हिंदी भाषा का विकास निबंध किसका है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का। उत्साह आलंबन, उत्साह आलंबन किसका है, और परिपूर्ण प्रवास, हिंदी भाषा का विकास, उत्साह आलंबन और परिपूर्ण प्रवास किसका है, तो वो किसका है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक नाटक देख लेते, ये स्लाइड, हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से थे, ईश्वर, प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, ईश्वर बड़ा, इनकी रचना देख लो, ईश्वर बड़ा कैसा है, विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट में एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है, इनकी पत्रिका नहीं भूलनी, क्या नहीं भूलनी है, इनकी पत्रिका कभी आपको भूलनी नहीं है। कौन सा था, बालकृष्ण भट्ट की चंद्रोदय, क्या था, चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत, चंद्रोदय, चढ़ती उम्र। अच्छा बताइए कश्मीर कुसुम क्या था,
कश्मीर कुसुम किसका था? कश्मीर कुसुम इन्हीं का तो था। स्वर्ग में एक विचार संविधान, सॉरी, स्वर्ग में विचार सभा में का संविधान किसका था? वो था हरिश्चंद्र का। कालचक्र, वैष्णव वार्ता और भारतवर्ष किसके निबंध है? भारतीय जो हरिश्चंद्र के। और उत्साह आलंबन, हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रवास किसके हैं? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़ के। चलिए आगे देखिए, प्रताप नारायण मिश्र में क्या देखना है कि परीक्षा, परीक्षा गुरु नहीं, वो परीक्षा गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट, ये किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। परीक्षा, वृद्ध, मिश्र जी की कौन है? मिश्र जी, लिख लीजिए एक जगह, परीक्षा, वृद्ध, अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, वृद्ध, दांत, पेट। अच्छा बताइए भारतवर्ष किसका निबंध है? भारतवर्ष बताइए। ठीक, कश्मीर कुसुम बताइए, आनंद कादम्बनी बताइए, आनंद आनंद कादम्बनी बता दीजिए, और आप हमें बता दीजिए कश्मीर कुसुम बताइए। अच्छा लिख दिया कश्मीर कुसुम। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको इनके आपको आंसर आपको बताने हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो बेटा आपको जरूर कमेंट करना है और अपने बताइए। इसके दो भाग करेंगे, एक अगला पार्ट बहुत जल्दी आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगा इसके बाद वीडियो के। और आपको क्या करना है, एक नोट्स बना के चले, याद कर रहे हैं, आपको रचनाएं याद होगी। फिर हमारा एक टैग रहेगा कि रचनाएं आपको सारी याद होंगी, ये गारंटी मेरी है। बस अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। और आपको बस क्या करना है, याद करना है, बार बार चीजों को रिवीजन करोगे, क्योंकि एक बात ध्येय है कि रेडलेस रिवीजन मोड। जितना ज्यादा पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, पढ़ोगे, याद करोगे, जितना ज्यादा चीजें रिवीजन करोगे उतनी चीजें माइंड मेकअप आपका अच्छा होगा। मिलते हैं बेटा, जय हिंद, जय भारत।